Friends, good morning and welcome to Bind EduTech. In previous video, in the lesson A Roadside Stand, we were discussing that the poet calls them selfish cars. The poet calls them selfish car because they are stopped there for their selfish motives. They did not stop there to buy the product of the poor peasants. हम लोग जो लिख रहे थे नेक्स्ट लाइन को अब हम लोग इस वीडियो में समअप करेंगे इस पोएम को. एंड ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार दैट पास, ऑफ ऑल थाउजेंड सेल्फिश कार, all the thousands selfish cars that pass, हजारों स्वार्थी कारें जो वहां से गुजरती है. जस्ट वन टू इंक्वायर, just want to inquire what a farmer prices are, what a farmer prices are. And one did a stop, and one did a stop, but only to plow up grass, in using the yard, to back and turn around, and another to ask the way, and another to ask the way, to where it was bound, and another to ask, and another to ask, could they sell a gallon of gas. They could not. This crossly, they had none. Didn't it see? अब यहां तक देखिए. Of all thousand selfish cars that pass. In previous video, I have already discussed. The poet calls them selfish cars. Why? कि maximum cars stop there to make a complaint. What do they complain? That the artless painting of the shop has marred or destroyed
द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द प्लेस। कवि की विश है, कवि कहता है कि काश उसमें से कोई एक कार भी रुक जाती, टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर। वो गरीब किसान दुकान सजाकर सूर्योदय से सूर्यास्त तक इंतजार करता है कि कारें रुके और उसके सामानों को खरीदे। कवि कह रहा है कि काश कोई एक कार रुककर उसके सामानों की कीमत भी तो पूछ लेती कि आपके इन सामानों की क्या कीमत है। आप इमेजिन कीजिए कि आप दुकान सजा करके बैठे हुए हैं और हजारों ग्राहक वहां से गुजर रहे हैं और कोई रुककर आपके दुकान के प्रोडक्ट सामानों की कीमत भी ना पूछे, तो यू कैन इमेजिन हाउ वुड यू फील। आप कैसा उस समय महसूस करेंगे। आपकी जो अंदर की जो फीलिंग है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते कि उस समय कितनी निराशा और हताशा की कंडीशन उत्पन्न हो सकती। अब कवि कह रहा है कि एंड वन डिड स्टॉप, एक कार रुकी। सोचिए कि जब वो कार रुकी होगी तो उस किसान की कितना ज्यादा विश्वास बढ़ गया होगा कि शायद ये उसके सामानों को खरीदेगा। लेकिन वो क्यों रुका? टू मेक ए टर्न, मुड़ने के लिए। थोड़ा सा जगह वहां चौड़ा था और जो भी साफ सुथरा करके रखा था, प्लो अप द ग्रास, उस ग्रास को, उस हरियाली को रौंद दिया। दूसरी कार रुकी, इन यूजिंग द यार्ड एंड बैक एंड टर्न ए राउंड। तो फर्स्ट कार क्यों रुकी? टू मेक ए टर्न। मैक्सिमम कारें रुकती है वहां पर क्यों? टू मेक कंप्लेन। 3 स्पेसिफिक कारों को रुकते हुए बताया गया, जिसमें पहली कार रुकी टू मेक ए टर्न, एंड अनदर, दूसरी टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड। तो फर्स्ट कार क्यों रुकती है? फर्स्ट कार टू मेक ए टर्न, वहां से मुड़ने के लिए। सेकंड कार ये क्यों रुकती है? टू आस्क द डेस्टिनी ऑफ द रोड, ये पूछने के लिए कि भाई साहब ये सड़क कहां तक जाती है। सोचिए जब वो रुका होगा, उसके नजदीक गया होगा, तो उसका विश्वास कितना ज्यादा बढ़ गया होगा कि ये गारंटी उसके यहां से सामान खरीदेगा। लेकिन वो क्यों रुका? ये पूछने के लिए कि भाई साहब ये सड़क कहां तक जाएगी। एंड अनदर, तीसरी कार, थर्ड, एंड अनदर टू आस्क कुड दे सेल इट ए गैलन ऑफ गैस। तो गैस गैलन में बिकते नहीं, ईंधन के लिए ही, कि क्या वहां एक गैलन गैस मिलेगी, ऐसी बात नहीं। तीसरी कार रुकी टू इंक्वायर अबाउट फ्यूल, कि क्या यहां उसके कार का ईंधन उसको मिलेगा। तो थर्ड कार रुकती है, थर्ड कार टू इंक्वायर अबाउट फ्यूल्स, ईंधन की जानकारी के लिए। नो कार स्टॉप देयर टू बाय द प्रोडक्ट ऑफ द फार्मर। दैट्स वाई द पोएट कॉल्स देम selfish cars. It is clear? Once again, the poet calls them selfish cars
Because they stop there for their selfish motives. Most of cars stop there to make a complaint. They stop there to make a turn. That is the motto of stopping the first car. Purpose of stopping the first car was to make a turn. Purpose of stopping the second car was to ask the destiny of the road, and the purpose of stopping the third car was to inquire about fuels. But no one stops there. No cars stop there to buy the products of the poor farmers, and not even to inquire about the prices of the product of that poor farmer or the owner of the roadside stand. That's why the poet calls them selfish cars. नेक्स्ट स्टांजा में हम लोग देखें, कवि कह रहा है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ कीन। नो इन कंट्री मनी, किसी भी देश में क्या विकास कैसे संभव होगा जब तक उस देश के गांव विकसित नहीं होंगे। कवि कह रहा है कि नो इन कंट्री मनी, यहां से देखें, नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द कंट्री स्केल ऑफ गेन, the requisite lift of the requisite lift of a spirit, lift of a spirit has never been found, has never been found, or show the voice of the country, or show the voice of the country seems to complain, seems to complain. I can't help owning, I can't help owning the great relief, the great relief it would be, it would be to put these people, to put these people at one stroke, at one stroke out of their pain, out of their pain. And then next day, and then next day, as I come back into the scene, सेंस में आना, scene, I wonder
wonder how I should like you to come to me and offer to put me gently and offer to put me gently out of my pain। अबे लास्ट स्टांजा को देखिए, कवि कह रहा है कि नो इन कंट्री मनी द कंट्री स्केल ऑफ गेन, द रिक्विजिट लिफ्ट ऑफ अ स्पिरिट हैज नेवर बीन फाउंड। कवि का कहना है कि किसी भी देश का जो डेवलपमेंट है, उसका ओवरऑल प्रोग्रेस जो है वो तब तक संभव नहीं है जब तक वहां पर पैसे का पूरा प्रवाह हो, और प्रवाह जो है वो शहर से गांवों की ओर हो, क्योंकि दुनिया के हर देश की जो आत्मा है, सोल, वो उसके गांवों में बसती है। और जब तक गांवों का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, तब तक उस देश का ओवरऑल डेवलपमेंट विल बिकम ए डे ड्रीम। वो एक दिवा स्वप्न बनकर रह जाएगा। और गांवों का विकास तब तक नहीं होगा जब तक कि मनी का जो फ्लो है, पैसे का जो प्रवाह है, वो शहर से गांव की ओर नहीं होगा। और पैसे का प्रवाह तब तक शहर से गांव की ओर नहीं होगा जब तक लोग अपने मेंटलिटी को, अपनी मानसिकताओं को बदलेंगे नहीं। और नहीं तो अगर हम चाहें कि इस तरह से हम देश का डेवलपमेंट कर लें विदाउट फ्लो ऑफ मनी, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ आवर विलेजेस और रिमोट एरियाज, तो दैट वुड बी ए डे ड्रीम। इट कांट बी पॉसिबल। वो कहीं से भी वो संभव नहीं होगा। और यही जो द वॉइस ऑफ द कंट्री सीम्स टू कंप्लेन, जो देश की जनता की ये क्या होती है, शिकायत होती है। ग्रामीण लोगों की यही शिकायत होती है कि ये शहरी लोग अपने पैसे को गांवों में खर्च करना नहीं चाहते, जबकि शहरी लोगों की शिकायत होती है कि जो ग्रामीण परिवेश में जो सामान बिकते हैं वो फुहड़ किस्म के होते हैं, वो अप टू द मार्क नहीं होते। और वो सामान, वो दुकान, उसकी पेंटिंग उस ग्रामीण जो है जगह की नेचुरल ब्यूटी को बर्बाद करती है। कवि, पोएट जो है इज वेरी मच डिसगस्टेड with the plight of the rural poor peasants। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट गरीब किसानों के दुर्दशा को देखकर बहुत ही खिन्न है, अंदर से चिढ़े हुए हैं, और बहुत ही वो उग्र सलाह दे रहे हैं। यहां पर द पोएट इज वेरी मच डिसगस्टेड टू सी द plight or misery or miserable or pathetic condition of the rural poor peasants, and he suggests for mass killing।
कवि उन गरीब किसानों की दुर्दशा को, उनके दुखों को, उनकी दयनीय स्थिति को देखकर अंदर से चिढ़ा हुआ है, खिन्न है और बहुत ही उग्र सलाह दे रहा है। आई कांट हेल्प ओनिंग द ग्रेट रिलीफ इट वुड बी। कवि उन किसानों की दुर्दशा को देख नहीं सकता। कवि कह रहा है कि मेरे लिए ये सबसे बड़ी राहत होगी, ग्रेट रिलीफ। तो व्हाट वुड बी द ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट? मास किलिंग, टू पुट these people at one stroke out of their pain. Here the poet suggests for mass killing at one stroke, एक झटके में कह रहा है कि उनका तुम नरसंहार कर दो, खत्म कर दो। वो जो हर सेकंड तिल तिल करके मर रहे हैं, वैसी जिंदगी से तो भला उनकी मौत होगी कि एक बार में ही उनको खत्म कर दो। मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास में पोएम का डिस्कस किया था कि अगर किसी का पहले आप हाथ काटते हैं, पांव काटते हैं, नाक को कट करते हैं, कान को कट करते हैं, तो इमेजिन कीजिए कि हर बार काटने के बाद उसको कितना दर्द होगा। उससे बढ़िया कि एक बार में ही, वन स्ट्रोक में ही नेक को ही हटा दीजिए, कि जो भी दर्द होगा एक ही बार में होगा। कवि उन किसानों की इस दुर्दशा से इतना ज्यादा विचलित है कि अपना आपा खो बैठा है और कह रहा है कि मेरे लिए सबसे बड़ी राहत यही होगी कि एक झटके में इनको तुम मार दो। अगर कोई पेरेंट्स, कोई माता पिता अपने बच्चों को तिल तिल कर मरते हुए देखता है तो उस कंडीशन में उसकी रूह, उसकी आत्मा कितनी कांपती है, इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। जस्ट यू कैन फील, आप केवल फील कर सकते हैं कि कोई अगर बच्चा बीमारी से ग्रस्त है, वो दर्द से तड़प रहा है, वो भूख से तड़प रहा है और अपने मां का आंचल पकड़कर वो रो रहा है, लेकिन उसकी मां लाचार है, विवश है कि उसको वो दवा और रोटी भोजन नहीं दे सकती। तो वैसे कंडीशन में उसके लिए उस तरह की जिंदगी जीने से बेहतर मौत। इसलिए कवि चिढ़कर बोलता है कि अगर आप उन गरीब किसानों की दुर्दशा को मिटा नहीं सकते, उनको सारे बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो एक झटके में मार दो और मेरे लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही होगी। लेकिन कवि यह सलाह आवेग में आकर, इमोशन के टाइड में बहकर, भावनाओं के ज्वार में बहकर ये सलाह देता है। लेकिन जब नेक्स्ट डे कवि कहता है कि अगले दिन जब वो होश में आता है, एंड देन नेक्स्ट डे एज आई कम बैक इनटू द सीन, जब वो अगले दिन अपने होश में आता है तो कवि क्या कहता है कि आई वंडर, आश्चर्य करता है, आई वंडर हाउ आई शुड लाइक यू टू कम टू मी, कि मैंने तुमको ऐसा सलाह क्यों दिया, तेरे लिए मैंने ऐसी कामना क्यों की। और अंत में कवि ऑलमाइटी से, ईश्वर से अपने ही मौत की कामना करता है एंड ऑफर टू
पुट मी जेंटली आउट ऑफ माई पेन। और अंत में इस पोएम के लास्ट लाइन में कवि द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट विशेस फॉर हिज ओन डेथ, कवि अपने ही मौत की कामना करता है बिकॉज ही कांट टोलरेट दियर मिजरीज और पेन्स, क्योंकि कवि उन गरीब किसानों की दुर्दशा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति अपने मौत की कामना कब करता है? जब कोई भी दर्द उसके लिए अनटोलरेबल बन जाता है, जिसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तभी वो व्यक्ति अपने मौत की कामना करता है। तो यहां से जो मेन क्वेश्चन होगा कि व्हाट वुड बी द ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड हाउ कैन द लाइव्स ऑफ द रूरल पुअर बी सॉल्व्ड। यहां पर जो इस स्टांजा का सबसे मेन क्वेश्चन है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि व्हाट वुड बी द ग्रेट रिलीफ, व्हाट वुड बी the great relief for the poet Robert Frost। और दूसरा पार्ट, how can the lives of the rural poor peasants be changed, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन लाया जा सके। तो द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, is very much disgusted, चिड़ा हुआ है, इरिटेट है, खिन्न है, disgusted to see the plight, दुर्दशा, plight of the रूरल पुअर पीजेंट्स। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन गरीब ग्रामीण किसानों की दुर्दशा को देखकर अंदर से चिढ़ा हुआ है, डिसगस्टेड, खिन्न है। एंड ही सजेस्ट्स फॉर मास किलिंग, और कवि सामूहिक नरसंहार, एक साथ उनको मार देने की सलाह दे रहा है। और यही मास किलिंग जो है, विच वुड बी ए ग्रेट रिलीफ, विच वुड बी ए ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट। और यही जो मास किलिंग की सलाह दे रहा है, कवि के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यही होगी, रिलीफ फॉर द पोएट। बट फाइनली द पोएट wishes for his own death, लेकिन अंत में कवि अपने ही मौत की कामना करता है, ओन डेथ। उनके लिए मास किलिंग क्यों बोल रहा है?
क्योंकि कवि का मानना है कि डेथ इज प्रेफरेबल टू सच ए माइजरेबल कंडीशन, ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट। अगर इसको और हम एक्सप्लेन करें तो ग्रेट रिलीफ फॉर द पोएट बिकॉज डेथ इज प्रेफरेबल टू सच ए माइजरेबल लाइफ, सच ए माइजरेबल लाइफ, क्योंकि इस तरह की दयनीय जिंदगी से बेहतर मौत है। बट फाइनली, अंत में, बट फाइनली द पोएट विशेस फॉर हिज ओन डेथ, लेकिन अंत में कवि अपने ही मौत की कामना करता है, बिकॉज ही कांट टोलरेट, वो नहीं सह सकता, कांट टोलरेट दियर मिजरीज और पेन्स, उनके दर्द को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैसे उनके लाइफ में परिवर्तन लाया जा सकता है? देयर लाइफ्स कैन बी, देयर लाइफ्स कैन बी चेंज्ड बाय प्रोवाइडिंग देम ऑल बेसिक फैसिलिटीज उनको मिले, ऑल बेसिक फैसिलिटीज एंड द फ्लो ऑफ मनी, पैसे का जो प्रवाह है, मनी शुड बी फ्रॉम सिटीज टू विलेजेज, और पैसे का जो प्रवाह है वो शहर से गांवों की ओर होनी चाहिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किए इस पोएम को। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दूसरे यूनिट के साथ आएंगे। थैंक्स।